एंड श्वेता में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, प्रोसेसेस एकदम अच्छी तरीके से क्लियरली समझा दिया था और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका उदाहरण क्या है, सब कुछ। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यानी कि आम भाषा में बोले तो डिहाइड्रेशन होता क्या है, उसका कारण क्या होता है, उसको हम मैनेज करने लगे तो क्या क्या एस्पेक्ट में मैनेज करना पड़ेगा, उसका नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होगा। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने सेम कंटेंट दो और लैंग्वेजेस में भी बनाए हैं, दैट इज इंग्लिश और नेपाली। तो आप कोई लोग हो जो उस लैंग्वेजेस में चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल में जाके ढूंढ सकते हैं, आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स छूटे ना अपने एग्जाम्स के लिए। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अब ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है क्या? आम भाषा में बोले तो आपकी बॉडी में जितना फ्लूइड आपको चाहिए होता है आपके पास उतना है ही नहीं, उसको ही बोलते हैं हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या फिर डिहाइड्रेशन। तो इसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण यही होता है कि आपकी बॉडी में जो जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए आपको, उतना आप अपनी बॉडी को सप्लाई कर ही नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक दुकान है, ठीक है, आपके कस्टमर को चाहिए 50 मिठाइयाँ, लेकिन आपके पास 50 मिठाइयाँ है ही नहीं, तो क्या हो गया, उसमें डिमांड और सप्लाई में एक इम्बैलेंस आ गया। वैसे ही आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए लेकिन आप उन्हें दे ही नहीं रहे हो, या तो मतलब वो पेशेंट को या तो वो वॉमिट करके सारा फ्लूइड निकाल रहा है, या तो डायरिया करके सारा फ्लूइड निकला जा रहा है, या फिर कभी कभी तो बुखार के कारण भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब कि सिंपल भाषा में बोले तो आपकी बॉडी में उतना फ्लूइड आप सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो जितना कि आपकी बॉडी को जरूरत है। आता है गोल ऑफ ट्रीटमेंट, उद्देश्य क्या है इस ट्रीटमेंट का, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का। तो पहला तो ये है कि भाई लोग, आपको जितना फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी में उस फ्लूइड को रिस्टोर करना होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग जो है, जैसे कि बिल के साथ आता है जीएसटी, ऐसे ही फ्लूइड इम्बैलेंस के साथ आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस करना है। दूसरा गोल हो गया टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। और तीसरी गोल क्या होता है कि आपकी पेशेंट को जिस कारण से डिहाइड्रेशन हुआ है वो कारण आप पता लगाए और उस कारण को ट्रीट कीजिए या फिर एलिमिनेट कीजिए ताकि फर्दर डिहाइड्रेशन ना हो। तो आइए पढ़ते हैं कि डिहाइड्रेशन होते कितने प्रकार के। तो डिहाइड्रेशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और तीसरा होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। एक एक करके जानते हैं कि ये होता क्या है। तो पहला जो है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, इसमें क्या होता है कि जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट है वो एकदम बराबर अमाउंट में लॉस हुआ होता है बॉडी से। ये बहुत ही आम तरीके का डिहाइड्रेशन है और इसको हम आम भाषा में बोलते हैं हाइपोवॉलीमिया, जिसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट बराबर लॉस हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों का जो बॉडी का सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो एकदम से कम हो जाता है और आपका सेल परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन जो होना होता है वो एकदम ही नहीं होता है या फिर कम होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। दूसरा वाला डिहाइड्रेशन जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी से ना ज्यादा लॉस हुआ होता है, कम पानी और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ होता है। तो इसमें हमारी बॉडी में होता क्या है कि जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो प्लाज्मा फ्लूइड ना सेल के अंदर जाना, शिफ्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब सेल में बहुत ज्यादा प्लाज्मा से फ्लूइड शिफ्ट हो रहे होते हैं तो ये जो सेल है वो ना फुल जाता है या फिर स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा फ्लूइड है उसका डेफिसिट या फिर कम होना हो जाता है। जो तीसरी टाइप की डिहाइड्रेशन होती है वो होती है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों ये हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का ना ठीक उल्टा होता है। हाइपरटोनिक में ना
पानी ज़्यादा लॉस होती है और इलेक्ट्रोलाइट कम लॉस हो जाता है। तो इसमें ना क्या होता है कि जो सेल्स का फ्लूइड है वो सेल्स का फ्लूइड प्लाज्मा में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और जब सेल का फ्लूइड प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है तो वो जो सेल है वो सेल श्रिंक हो जाता है, मतलब कि छोटा हो जाता है, उसमें फ्लूइड कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका सेल श्रिंकेज और सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। अब पहुंच गए दोस्तों हम नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहली बात क्या होती है, गोल सेट करना होता है आपको कि नर्सिंग मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए आपका। तो पहला तो गोल ये होना चाहिए कि आपको उस पेशेंट का फर्दर फ्लूइड लॉस ना प्रिवेंट करना होता है। मतलब पेशेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है कि वो डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो आपको मेक श्योर करना है कि उसका फ्लूइड कंटिन्यूसली लॉस ना हो, प्रिवेंट करना है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, आपको बॉडी फ्लूइड जो है पेशेंट का उसको नॉर्मल रेंज के अंदर लाना है, ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशंस हम क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए। पहले तो देखो हमेशा मॉनिटर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है नर्सिस को कि पेशेंट में सिम्टम साइंस क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट का साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन मॉनिटर करेंगे, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कोई है या नहीं वो चेक करेंगे, अगर है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ज्यादा है कम है क्या है, वो सब मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर पेशेंट ओरली कुछ ले पा रहा है तो उसको हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर ORT में भी रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैनेजमेंट और इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर ने जो कॉज एलिमिनेट करने के लिए मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किया होता है, जैसे कि डायरिया वाला पेशेंट को एंटी डायरियल, वॉमिटिंग वाले पेशेंट को एंटी एमेटिक, ये सब जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है फिजिशियन के द्वारा वो सब आपको एडमिनिस्टर करना होता है। लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन को, कौन सी टाइप को कौन सी सॉल्यूशन देके ट्रीटमेंट देना होता है। तो इसमें सिंपल सी थ्योरी क्या है कि जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन वाले लोग हैं उनको हम आइसोटोनिक फ्लूइड या आइसोटोनिक सोल्यूशन देते हैं। जो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है उनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एडमिनिस्टर करते हैं, और जो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन वाले लोग हैं उनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एडमिनिस्टर करते हैं। बट इतना याद रखें कि फ्लूइड्स और मेडिकेशन एक बार आपको फिजिशियन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, अपने आप से आप नहीं कर सकते। लास्ट में समरी करते दोस्तों। तो पहले हमने ये पार्ट 2 ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या पढ़ा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब क्या है और उसका मेन कारण क्या होता है, ट्रीटमेंट करने के लिए गोल्स क्या क्या रखना होता है हमको, और उसके बाद हम 3 प्रकार के डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद हम आए मैनेजमेंट की तरफ जिसमें हमने नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस किया, उसके अंदर गोल क्या होना चाहिए नर्सिंग मैनेजमेंट का, और नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या हम कर सकते हैं पेशेंट विद डिहाइड्रेशन और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ये सब डिस्कस किया। और लास्ट में हमने फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट टाइप्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस कौन कौन सा दे के ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो में समझाया हुआ सारी बात समझ में आ गया होगा। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है या फिर डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मैं जितना हो सके फास्ट आपको वीडियो बना के आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही अभी कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो ना आपसे छूटे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।